आप सबों का ग्रैंड पाविता चैनल में एक बार फिर स्वागत है। आज तो मैं बातें करने वाला था रेणु के उपन्यास महिला आंचल पर, लेकिन इधर की जो घटनाएं घटी हैं, खासकर किसानों का ज़बरदस्त आंदोलन, उसके संबंध में बात करना एक किसान होने के नाते मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। और उन लोगों के लिए भी जो किसानों से संबंध रखते हैं, और किसान से संबंध हर कोई रखता है। हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया का हर एक आदमी बिना भोजन के जिंदा नहीं रह सकता है। जो खेतों में उपजता है किसानों की मेहनत का फल है। तो बहुत बड़ा समूह आदमियों का, इसे जनसमुद्र कहा जा सकता है, सैकड़ों हजारों लोग मार्च कर रहे हैं हरियाणा से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से और बिहार के कुछ हिस्सों से, और सारी जगहों से एक मानव समुद्र दिल्ली की ओर कूच कर रहा है। उद्देश्य एक ही है, जो नए कृषि कानून बने हैं, कृषि कानूनों में संशोधन के लिए उनको निरस्त करने की मांग, उनको रद्द करने की मांग। सरकार ने हीला हवाला किया और लोगों का यह भी कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, उस पर कभी दूसरे दिन बात होगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो बहुत मुश्किल से हासिल किया है किसानों ने 2004 ईस्वी में, जो एक बना था, उस पर भी बाद में बात होगी। आज हम सिर्फ उसी की बात करेंगे। तो जब मानव समुद्र बढ़ा हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर, तो बहुत बड़ी मात्रा में हरियाणा के सिपाही जो हैं, पुलिस के कांस्टेबल, उनको सरकार ने तैनात कर दिया था बड़े पैमाने पर एक छोटे से संकरे से ब्रिज के नज़दीक। और बहुत बड़ी मात्रा में अवरोधक खड़े किए गए थे, बालू से भरे भरे बड़े बड़े ट्रक, और उन ट्रकों के ऊपर बालू लदा हुआ कई एक ट्रक और सीमेंट के बड़े बड़े भारी टुकड़े पड़े हुए थे। बड़े बड़े पत्थर कमर की ऊंचाई तक, कम से कम 3 फीट 4 फीट ऊंचा और 5-6 फीट 7 फीट तक लंबा, मोटा कम से कम आधा फीट। तो जब वहाँ पहुँचा तो पुलिस से उसकी मुठभेड़ हुई। पुलिस ने, उत्तर भारत में बड़ी ज़ोरों से शीत की लहर चल रही है और उसमें एकदम बर्फ़ के जैसे पानी से उस पर बौछार की गई। जेट होता है बहुत मोटा सा पानी का, वाटर जेट कहते हैं। लेकिन किसानों ने उन सारे अवरोधों को पार किया और पानी की भयंकर बौछार सही। टीयर गैस, अश्रु गैस के गोले भी छोड़े गए, लेकिन किसानों ने उसकी परवाह नहीं की। चलते भी चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे, ऐ खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आप पहुंचा है, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। तो इसी धुन में कि जो कानून का निर्माण किया है इस सरकार ने, जिसके लिए जून में अध्यादेश हुआ था, उसको निरस्त किया जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में फैसला किया जाए। दिल्ली और पंजाब की सीमा पर भी दिल्ली पुलिस द्वारा अवरोध खड़े किए गए और वहाँ भी अश्रु गैस और पानी के फव्वारे छोड़े गए, लेकिन पुलिस ने उतनी जाति नहीं बरती जितनी हरियाणा में बरती गई है। एक आदमी, नवदीप सिंह, एक सिख लड़का जिसके पिता बहुत बड़े नेता हैं किसान संगठनों के, पंजाब के करीब करीब 300 किसान संगठनों के प्रतिनिधि उसमें भाग ले रहे हैं। जो नज़दीक के हिस्से हैं, दिल्ली से सटे हुए पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड इत्यादि, इन सारी जगहों से बहुत बड़ी मात्रा में लोग जा रहे हैं, सैकड़ों हजारों की तादाद में। और दिल्ली के नज़दीक हल्का सा अवरोध हुआ, लेकिन वो बढ़ते गए और दिल्ली के एक मैदान में, बड़ा मैदान है निरंकारी संत समाज का,
उसी में उन लोगों ने डेरा डाल लिया। सरकार ने कहा कि अगर आना चाहते हैं तो एक स्टेडियम है बहुत बड़ा हुआ, चारों तरफ से ऊंची चारदीवारी से। लोगों ने कहा कि नहीं, अमित शाह का ये पैगाम था जो किसान आंदोलन में शामिल होने जा रहे हैं उन सबों के नाम। लेकिन किसानों ने कहा नहीं, आपने हमें जेल में फंसाने का बहुत बेहतरीन उपाय किया है। आप 3 दिसंबर को ही बात करें, हम लोगों को कोई फिक्र नहीं है। हम लोग 4 महीने का राशन लेके चले हैं और सब तरह से तैनात वो किसान आगे बढ़ रहे हैं। जो लड़का जाके पानी के बौछार छोड़ने वाले मशीन के जेट को बंद कर दिया, उसका एक पुर्जा होता था उसको घुमा के, उसके ऊपर हरियाणा सरकार ने अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या करने के कोशिश का आरोप लगाया है, जिसमें आजीवन कैद की सज़ा है। लेकिन उससे किसान हतोत्साहित नहीं हो रहे हैं। उनकी एक ही मांग है, नए कृषि कानूनों को रद्द करो और न्यूनतम समर्थन मूल्य बरकरार देने की घोषणा करो। सरकार ने लिख के ये सबूत नहीं दिया था, मुहजबानी कहा गया था मौखिक रूप से। लेकिन किसानों की मांग है नहीं, जब आप कह रहे हैं मुंह से मौखिक, तो आपको लिखने में क्या हर्ज है। और किसान पीछे नहीं हटना चाहते हैं और सरकार भी डटी हुई है। और हर कोने से 300 किसान संगठनों के कुछ न कुछ प्रतिनिधि पहुंचे हैं उसमें, और पूरे हिंदुस्तान के सारी किसान सभाओं ने जगह जगह पर, जैसे बिहार में, जैसे उत्तर प्रदेश में, जैसे केरल के भी किसान गए हैं उसमें, केरल और दूसरी पूरे हिंदुस्तान के सारे किसान संगठनों के एकजुट होने की पहली बार ये घटना हुई है इतने बड़े पैमाने पर। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जो भारतीय किसान यूनियन है, उसके लोगों ने अलग रखा है। भारतीय किसान यूनियन के एक उपाध्यक्ष ने इस्तीफ़ा दे दिया है। 3 उपाध्यक्ष में से एक उपाध्यक्ष ने इस्तीफ़ा किया है और कहा है कि अगर हमारा संगठन किसानों के हक की हिफाजत करना चाहता है तो निश्चित रूप से उनको किसानों की लड़ाई हो, चाहे किसी भी दल की सरकार हो, हम अपना समर्थन या विरोध इसी हिसाब से तय कर रहे हैं। तो ये कारवां दिल्ली के बाहरी छोर पर आके पहुंचा हुआ है। पुलिस के जवानों ने वहां भी प्रतिरोध करने की कोशिश की, लेकिन हल्का था प्रतिरोध अपेक्षाकृत हरियाणा की पुलिस के द्वारा जो किया गया उसके। और किसान डटे हुए हैं उस निरंकारी संत समाज के मैदान में। उन्होंने कह दिया है कि हम 3 तारीख तक नहीं, 4 महीने तक इंतज़ार करेंगे। और हर दिन वो अपनी बैठकें करते हैं। हर जत्थे के लोगों ने अपनी एक कमेटी बनाई है। कमेटी के तत्वावधान में बैठकें आयोजित होते हैं और फैसले लिए जाते हैं। फिर एक बड़ी परिषद बैठती है, चारों तरफ से किसान बैठते हैं और उनके बीच में बातें होती हैं, फैसले लिए जाते हैं और उसकी सूचना विभिन्न माध्यमों से हर किसान संगठनों को भेजी जा रही है। पूरे बिहार में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में 28 तारीख, 1 तारीख और 3 तारीख, 8 तारीख को, 8 दिसंबर को किसानों के द्वारा विभिन्न तरह से विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाने की खबर है। एक तो हो चुका, पर सारे किसान संगठन तैयार हैं। और अगर मेरी समझ है और जैसी परिस्थितियां इंगित कर रही हैं जिस ओर, तो उसको देखने से लगता है कि किसान इस बार आर पार की लड़ाई के लिए डटे हुए हैं। इसीलिए कि बहुत संघर्ष के बाद उन्होंने कुछ हक हासिल किए थे। और इसी के साथ याद आता है 2014 में मोदी जी का पहला अवसर था, प्रधानमंत्री होकर शपथ लेने के बाद उन्होंने पहला काम किया था
वो 1885 का बना हुआ जो लैंड एक्विजिशन एक्ट, भूमि अधिग्रहण कानून बना हुआ था, उसको बहुत प्रयास के बाद 2013 में सफलता मिली और 2013 के अंत में मोदी जी के आने के ठीक पहले यूपीए की सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य और उसमें परिवर्तन किया था 1885 के नियम में। और उतने दिनों से सरकार जिस तरह चाहती थी किसी की ज़मीन ले लेती थी, अब उसके पहले किसानों को वैसी ज़मीन देनी होगी, उनके लिए घर का इंतज़ाम करना होगा और उनको बसाने का, और जहाँ पर ये उपनिवेश बसाए जाएंगे किसानों के, उस जगह बाज़ार की सुविधा, पढ़ने लिखने की सुविधा, स्कूल कॉलेज सड़क और यातायात की दूसरी सुविधाएं देनी होंगी, और उसको निरस्त कर दिया था। 3 बार उन्होंने अध्यादेश लागू किया, लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं होने की वजह से उन्होंने पैर पीछे हटा लिया। लेकिन इस बार लड़ाई आर या पार होने की उम्मीद है। हमेशा जब भी सरकार किसी संगठन या किसानों की बात नहीं सुनती हैं। और एक बात गौरे तलब है, ध्यान देने योग्य है, इसीलिए कि इस कोरोना के महामारी के चलते विश्व जिससे पूरा प्रभावित हो रहा है, उस विश्व के लोगों के द्वारा जो जो गड़बड़ी फैलाई गई है इस महामारी के द्वारा, उसके चलते अर्थव्यवस्था सभी देशों की, सिर्फ चीन, वियतनाम और बांग्लादेश छोड़ के सारे दुनिया की अर्थव्यवस्था लुढ़क कर धराशायी हो चुकी है। उसमें हिंदुस्तान में भी यही हालचाल है। इसके पहले क्वार्टर में, पहले चौथाई में, जिसे फिनेंसिंग क्वार्टरली फिनेंसिंग ईयर कहते हैं, आज से कुछ दिनों पहले ये जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो जीडीपी के नाम से, जो सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जानी जाती है, उसके ऊपर आघात हुआ है। इस बार किसान आर पार की लड़ाई के मूड में है, सरकार भी डटी हुई है। अंजाम क्या होगा कहना मुश्किल है, इसीलिए कि सरकार के पास दमन के बहुत सारे उपाय हैं और राज्यसभा और लोकसभा में प्रबल बहुमत भी है। लेकिन संसद अगर जनता के आवाज़ की उपेक्षा करता है तो संसद को जनता धराशायी कर देती है। बहुत सारे देशों में हुआ है, चीन में हुआ है, फ्रांस में हुआ है। फ्रांस की राज्य क्रांति, बोल्शेविक क्रांति 1917 के रूस में, और वियतनाम का 1965 में एकीकरण, साउथ और नॉर्थ वियतनाम, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हुआ, जहां उस देश की जनता ने अमेरिकी साम्राज्यवाद को ही नहीं, अपने देश की सामंतशाही व्यवस्था को भी उखाड़ फेंका। देखें आर पार की लड़ाई में होता क्या है। एक किसान होने के नाते मैं निश्चित तौर पर किसानों के हक की हिफाजत के लिए जहाँ तक बन पड़ेगा करने के लिए तैयार हूँ। और जो किसान हैं उनसे भी, और जो किसान का अन्न खाते हैं उन सबों से मेरा करबद्ध विनयशील प्रार्थना है कि आप किसानों के इस संघर्ष में अपना योगदान करें। धन्यवाद।